गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे थे संगठन, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको 20 से 21 क्वेश्चन इसमें लिखवाया है। आपको और इधर उधर से कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। विकेंद्रीकरण के लाभों का वर्णन कीजिए। अब हमको बताना है विकेंद्रीकरण के लाभों का वर्णन कीजिए। विकेंद्रीकरण के क्या क्या लाभ है वो हमको देखना है। ठीक है। विकेंद्रीकरण के लाभ प्रमुख है। विकेंद्रीकरण के बहुत सारे लाभ हैं, जिसमें से कुछ चुनिंदा लाभों को मैं अभी आपको लिखवा दूंगी। सबसे पहले आप लिखेंगे उच्च अधिकारियों के भार में कमी होना। उच्च अधिकारियों के भार में कमी। ठीक है। उच्च अधिकारियों के भार में कमी, सबसे पहला नंबर क्या हो गया? उच्च अधिकारियों के भार में कमी। अब आप डैश देके इसमें लिख सकते हैं विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके माध्यम से उच्च अधिकारियों के कार्यभार में पर्याप्त कमी हो जाती है। वे छोटे कार्यों में न उलझकर अपना सारा ध्यान अधिक महत्व के कार्यों में लगा सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला लाभ और सबसे अच्छा लाभ यही है इसमें कि विकेंद्रीकरण से उच्च अधिकारियों के कार्यभार में पर्याप्त कमी हो जाती है। वो छोटे छोटे कार्यों में ध्यान न देकर और सिर्फ बड़े कार्यों में ध्यान देते हैं। दूसरा लिखिए, युवा अधिकारियों को प्रेरणा। युवा युवा अधिकारियों को प्रेरणा। दूसरा नंबर क्या हो गया? युवा अधिकारियों को प्रेरणा। इसके अंतर्गत हो जाएगा चूंकि विकेंद्रीकरण से युवा अधिकारियों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर प्राप्त होता है, अतः उनमें उत्साह और प्रेरणा की सृष्टि होती है तथा वे उपक्रम के कार्यों में अधिक दिलचस्पी दिखा सकते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर लिखिए, विविधीकरण की सुविधा। विविधीकरण की सुविधा। विविधीकरण की सुविधा के अंतर्गत लिखेंगे आप विकेंद्रीकरण में विविधीकरण की पर्याप्त सुविधा रहती है। इसमें अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग अध्यक्षों की नियुक्ति की जा सकती है। फोर्थ में लिखिए, प्रेरणा एवं मनोबल में वृद्धि। प्रेरणा एवं मनोबल प्रेरणा एवं मनोबल में वृद्धि। विकेंद्रीकरण व्यवस्था अधीनस्थ कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करके तथा निश्चित क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उत्तरदायी बनाकर उन्हें प्रेरणा प्रदान करती है तथा उनका मनोबल ऊंचा रखती है। ठीक है। इस तरह से हम विकेंद्रीकरण के 4 लाभ जो इम्पोर्टेंट थे उनको मैंने आपको लिखवा दिया है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं विकेंद्रीकरण के दोष क्या है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी चीज़ के लाभों को देखते हैं तो उसके साथ साथ हम उनके दोषों को भी देख लेते हैं। ठीक है। विकेंद्रीकरण के दोषों को बताइए या दोषों का वर्णन कीजिए। जैसे लाभों का वर्णन किया हमने, वैसे हम लोगों को दोषों का भी वर्णन करना है। विकेंद्रीकरण के दोषों का वर्णन कीजिए। इसको 1 2 नंबर देके लिखेंगे। ठीक है। पहले आप लिखिए विकेंद्रीकरण के दोष निम्नलिखित हैं। 1 नंबर में लिखिए, विशिष्ट सेवाओं
जैसे लेखाकर्म तथा सांख्यिकी विभाग में उसे या तो लागू ही नहीं किया जा सकता अथवा कठिनाइयों से लागू किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले विकेंद्रीकरण का जो दोष है वो ये है कि ये लेखाकर्म और सांख्यिकी विभाग में कार्य नहीं कर सकता, और अगर कार्य करता भी है तो बहुत मुश्किल से कार्य करता है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, उचित समन्वय के अभाव में निर्णयों, व्यवहारों आदि में पर्याप्त भिन्नता रहती है, जो कि उपक्रम के विकास में बाधक है। उचित समन्वय के अभाव में निर्णयों, व्यवहारों आदि में पर्याप्त भिन्नता रहती है, जो कि उपक्रम के विकास में बाधक है। थर्ड नंबर लिखिए, पूर्ण विकेंद्रीकरण होनी कभी भी संभव नहीं हो सकती। ठीक है, पूर्ण विकेंद्रीकरण कभी भी संभव नहीं हो सकता। फोर्थ नंबर में, कभी कभी विकेंद्रीकरण के कारण उपक्रम की नीतियों में भिन्नता आ जाती है, जो उपक्रम के भविष्य के लिए हानिकारक हो सकती है। कभी कभी विकेंद्रीकरण के कारण उपक्रम की नीतियों में भिन्नता आ जाती है, जो उपक्रम के भविष्य के लिए हानिकारक हो सकती है। फिफ्थ नंबर लिखिए, विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप प्रशासन व्ययों में वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें विशेषज्ञों की दूरी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप प्रशासन व्ययों में वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें विशेषज्ञों की दूरी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया विकेंद्रीकरण के दोष किसे कहते हैं। अब हम लोग को सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसमें बचा है, जो आज हम लोग देख लेते हैं। भरप्पन तथा विकेंद्रीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। भरप्पन और विकेंद्रीकरण में अंतर बताना है। अंतर बताने के लिए सबसे पहले आपको अंतर का आधार बताना होगा, बेसिक डिफरेंसेस, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या है क्वेश्चन? भरप्पन और विकेंद्रीकरण में अंतर बताएं। भरप्पन और विकेंद्रीकरण में अंतर बताइए। ठीक है, ये हो जाएगा अंतर का आधार। ये हो जाएगा भरप्पन, और यहाँ विकेंद्रीकरण। ठीक है, अंतर का आधार भरप्पन और विकेंद्रीकरण। सबसे पहले इसमें अंतर का आधार में हो जाएगा अधिकारों का हस्तांतरण। अधिकारों का हस्तांतरण। अधिकारों का हस्तांतरण इसमें लिखिए, भरप्पन में लिखिए, भरप्पन में कुछ अधिकारों का हस्तांतरण उच्च अधिकारियों से अधीनस्थों को होता है, और विकेंद्रीकरण में अधिकारों के हस्तांतरण का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, भरप्पन में अधिकारों का हस्तांतरण हो सकता है, विकेंद्रीकरण में अधिकारों का हस्तांतरण नहीं हो सकता। दूसरा नंबर लिखिए, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व में क्या है? भरप्पन में कार्य के संबंध में उच्च अधिकारियों का उत्तरदायित्व चालू रहता है, समाप्त नहीं होता। ठीक है, भरप्पन में कार्य के संबंध में उच्च अधिकारियों का उत्तरदायित्व चालू रहता है, समाप्त नहीं होता। और विकेंद्रीकरण में उच्च अधिकारी उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है तथा अधीनस्थ उत्तरदायी हो जाता है। फिर से बोल रही हूँ, भरप्पन में कार्य के संबंध में उच्च अधिकारी का उत्तरदायित्व चालू रहता है, समाप्त नहीं होता, परंतु विकेंद्रीकरण में उच्च अधिकारी उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है और अधीनस्थ उत्तरदायी हो जाता है। तीसरा में देखिएगा, परिक्रिया या अंत। परिक्रिया या अंत।
ठीक है। परिक्रिया या अंत में हमको लिखना है हड़प्पन अधिकारियों को सौंपने की एक प्रक्रिया है। हड़प्पन अधिकारियों को सौंपने की एक प्रक्रिया है। हड़प्पन अधिकारियों को सौंपने की एक प्रक्रिया है और विकेंद्रीकरण अधिकारों का अंत है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रबंध के लिए आवश्यक। प्रबंध हड़प्पन प्रबंध के लिए परम आवश्यक है और विकेंद्रीकरण प्रबंध के लिए आवश्यक नहीं है। 5 में देखते हैं क्षेत्र। हड़प्पन का क्षेत्र सीमित है और विकेंद्रीकरण का क्षेत्र व्यापक है। ठीक है। इसी तरह से आज ये चैप्टर भी समाप्त खत्म हो गया। ठीक है। हम लोग कल नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6। थैंक यू।